स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस चैनल कुमार क्लासेस में। आज से हम लोग बेसिकली पोएम सेक्शन को डील करेंगे। इसमें हर एक पोएम को हम लोग दो पार्ट्स में डील करेंगे, जिसमें पहले पोर्शन में हम लोग पोएट के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और इसके दूसरे सेक्शन में हम लोग पोएम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। जब पोएट के बारे में हम लोग जानकारी हासिल कर रहे होंगे तो उस समय हम लोग उस इम्पॉर्टेंट लाइंस को मार्क आउट करेंगे जिनसे एमसीक्यू बनने के चांसेस हैं। और साथ ही साथ पोएम को जब हम लोग डील करेंगे तो उस समय भी हम लोग उस पोएम के इम्पॉर्टेंट लाइन को मार्क आउट करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पर्पस ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जिनसे हमारे एमसीक्यू सवाल बन सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको याद हो तो हमारे सिलेबस में एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें कि पोएम से 2-3 लाइनें आपको उठा के दे दी जाती थी और उस 2-3 लाइन को आपको एक्सप्लेन करना होता था। तो हर एक पोएम की उन इम्पॉर्टेंट लाइंस को मैं मार्क आउट करवा दूंगा जिनके आने के चांसेस हैं। साथ ही साथ हर पोएम के लास्ट में हम लोग आपको एक समरी की पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे और साथ ही साथ आपको उस पोएम के से रिलेटेड सारे एमसीक्यू के क्वेश्चन विद आंसर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अगर आप उसको कर लेते हो तो शायद एमसीक्यू के लिए आपको और ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आज का हमारा पहला पोएम जो है वो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो और इसको लिखा है जॉन डॉन ने। तो जॉन डॉन के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। जॉन डॉन का जन्म जो है वो 1572 में हुआ था तथा इनकी मृत्यु जो है वो 1631 ईस्वी में हुई थी। The pioneer of a new kind of lyrical and satirical verse called metaphysical। ये जो थे ये एक अद्भुत व्यक्ति थे, एक मार्गदर्शक थे। किसके लिए? तो क्योंकि इन्होंने एक नए तरीके की पोएम की भाषा की इजाद की थी, जो कि उस भाषा में लिरिकल और सैटारिकल ये दोनों को मिला के बनाया गया था वो भाषा। और इन दोनों भाषाओं को मिलाने के बाद उन्होंने एक भाषा तैयार की, वो थी हमारे पास एक मेटाफिजिकल। उसको उन्होंने मेटाफिजिकल के नाम से मेटाफिजिकल का नाम दिया। अगर यहाँ पे बात करें तो लिरिकल का मतलब होता है लाइक अ सॉन्ग, यानी कि गाने के रूप में। तो गाना जैसे कि आजकल के जो गाने होते हैं उसमें एक रिदम होता है, तो उसी का मतलब होता है लिरिक्स। और सैटारिकल का मतलब होता है व्यंग, यानी कि ऐसा कोई भी पोएम जिसमें कुछ ताना मारा जा रहा हो, कुछ व्यंग किया जा रहा हो, उसको हम लोग सैटारिकल कहते हैं। तो लिरिकल और सैटारिकल दोनों को मिला के उन्होंने एक नई तरीके की पोएम की भाषा की इजाद की थी, जिसका नाम उन्होंने मेटाफिजिकल दिया। Was born in London into a prosperous Roman Catholic family। इनका जन्म जो है वो लंदन में हुआ था और इनका जन्म एक रोमन कैथलिक परिवार में हुआ था जो कि काफी प्रॉस्पेरस, यानी कि जो कि काफी समृद्ध था। समृद्ध कहने का मतलब है कि जिनके यहाँ पैसे की कमी नहीं थी। तो इनका जन्म लंदन में हुआ था, एक रोमन कैथलिक फैमिली में हुआ था और इनका जो परिवार है वो काफी प्रॉस्पेरस था। ऑफ ट्रेडर्स, इनका जो परिवार था वो व्यापारियों का परिवार था। एट अ टाइम व्हेन इंग्लैंड वाज स्टैंचुअली एंटी कैथलिक, और एट अ टाइम इनका जन्म उस समय हुआ था व्हेन इंग्लैंड, जब इंग्लैंड जो था वो स्टैंचुअली, स्टैंचुअली का मतलब होता है बहुत ज्यादा या फिर कट्टर बोल सकते हैं आप इसे। तो उनका जन्म ऐसे समय में हुआ था जब इंग्लैंड जो है वो बहुत ज्यादा विरोधी था कैथलिक समाज का। इनका जन्म उस समय हुआ था जब इंग्लैंड जो है वो बहुत ज्यादा कैथलिक समाज का विरोध कर रहा था। डॉन वॉज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और इसी कारण से जॉन डॉन जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि लंदन में है वहां से पढ़ाई कर रहे थे, इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ी विदाउट अ डिग्री। इन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट भी नहीं की थी, फिर भी इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ी बिकॉज, क्योंकि ऑफ हिज रिलीजन,
क्योंकि उनके धर्म के कारण वो कैथोलिक समाज को बिलोंग करते थे और इंग्लैंड जो था वहां पे कैथोलिक समाज को बहुत ही विरोध किया जाता था। इस वजह से जॉन डॉन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ी बिना अपनी डिग्री पूरी किए हुए। He studied law and theology. उन्होंने लॉ की पढ़ाई की यानी कानून की पढ़ाई की और साथ ही साथ थियोलॉजी यानी धर्मशास्त्र की पढ़ाई की। He also participated in 2 naval expedition and become secretary to a powerful noble. साथ ही साथ उन्होंने 2 समुद्री यात्रा बोल सकते हैं, 2 समुद्री यात्राओं में भी समुद्री यात्राओं का भी वो हिस्सा रहे और इसके साथ साथ वो एक बहुत ही पावरफुल व्यक्ति के सेक्रेटरी भी बन गए। जॉब, ये जो सेक्रेटरी की जॉब थी उनकी, जो कि एक पावरफुल व्यक्ति के थे वो, अ जॉब ही लॉस्ट, ये जॉब सेक्रेटरी की जॉब उन्हें छोड़नी पड़ी या छोड़ना पड़ गया, किसी कारण से उनको ये त्याग करना पड़ गया। क्यों? When he was briefly, ये पद जो है उन्हें त्याग करना पड़ा जब when he was briefly sent to prison, जब उन्हें जेल भेज दिया गया for secretary marrying his patron's niece। ये जॉब उन्हें छोड़ना पड़ गया क्योंकि उन्हें जेल भेज दिया गया था। किस कारण से? तो उन्होंने बिना किसी को बताए अपनी पैट्रन्स का मतलब मालिक होता है या जो आपका संरक्षक होता है, तो इन्होंने बिना बताए अपनी पैट्रन्स की नीस से, भतीजे से शादी कर ली थी। इस वजह से उन्हें जेल भेज दिया गया और इस वजह से उनको वो सेक्रेटरी की जॉब छोड़नी पड़ी। इन 1615 एट द एज ऑफ 42, 1615 ईस्वी में जब वो 42 साल के थे, डॉन एक्सेप्टेड द ऑर्डिनेशन इन एन एंग्लिकन चर्च। तो जॉन डॉन ने एक्सेप्ट किया यानी स्वीकार कर लिया। बेसिकली ऑर्डिनेशन का मतलब राज्याभिषेक होता है, लेकिन यहाँ पे ऑर्डिनेशन का मतलब हो गया कोई पद। तो 42 साल की उम्र में जॉन डॉन ने एक पद स्वीकार किया। कहाँ पे? तो एंग्लिकन चर्च में उन्हें एक पद दिया गया और वो पद उन्होंने स्वीकार कर लिया। एंड सून बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर ऑफ हिज टाइम, और जल्द ही इस तरह से वो एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही बड़े प्रीचर यानी कि उपदेश वक्ता बन गए अपने समय के। इन लव लिरिसिज्म डॉन ब्रोक कंप्लीटली विद द पैट्रिचरियन ट्रेडिशन। वो लिरिसिज्म में यानी कि वो लिरिसिज्म के प्यार में इतने ज्यादा खो गए थे कि डॉन ब्रोक कंप्लीटली विद द पैट्रिचरियन ट्रेडिशन, कि उन्होंने पैट्रिचरियन ट्रेडिशन को बिल्कुल ही फॉलो नहीं किया। पैट्रिचरियन ट्रेडिशन का मतलब होता है कि ऐसी कोई चीज जहां पे एक प्रेमी जो है वो अपनी प्रेमिका की तारीफ करता है और अपनी प्रेमिका की तारीफ में वो उसकी तुलना जो है किसी भौतिक वस्तु यानी कि कहा जाए तो वो एक सॉन्ग है कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे वन में हिरन। तो यहाँ पे बेसिकली इस गाने में जो प्रेमिका है, जो हीरोइन है, उसकी तुलना जो है वो अलग अलग चीजों से की गई है जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी चीजें जब किसी कोई प्रेमी जो है अपनी प्रेमिका की तुलना जो है किसी भौतिक वस्तु से करता है तो उस चीज को हम लोग पैट्रिचरियन ट्रेडिशन कहते हैं। और ये हमेशा होता आ रहा है। कोई भी आप गाना उठा के देख लो, बॉलीवुड का गाना, उसमें किसी लड़की की जो है वो किसी लड़की की तुलना चांद से की जा रही है, किसी हीरोइन को जो है वो गुलाब कहा जा रहा है, उसकी आंखों को कुछ किसी और चीज से तुलना कर दी जा रही है। तो उन्होंने इसका बिल्कुल ही फॉलो नहीं किया। उन्होंने पैट्रिचरियन ट्रेडिशन को बिल्कुल ही फॉलो नहीं किया। इंट्रोड्यूसिंग एन इंटेलेक्चुअल, इसके जगह पर उन्होंने इंटेलेक्चुअल यानी वास्तविक ज्ञान वाली चीजें यानी कि ऐसे पोयम उन्होंने इजाद किए जिससे हमें एक्चुअली में कुछ सीखने को मिलता है, कुछ समझने को मिलता है।
एंड कॉलिक्वल टोन, और उन्होंने ऐसा पोयम वो ऐसे पोयम लिखते थे जिससे हमें वास्तविक ज्ञान, और ऐसे पोयम जिनकी बोलचाल की भाषा जो है वो नॉर्मल थी, जिनसे समझ में आता था कि हाँ इसका कोई मतलब निकलता है। तो ऐसी भाषा का उन्होंने इजाद किया। तो आगे बढ़ने से पहले इसके हम यहाँ तक कि हम लोग क्वेश्चन आंसर को मार्क आउट कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से एमसीक्यू बन सकते हैं। तो अगर पहली लाइन की बात करें तो जॉन डॉन का जन्म कब हुआ था, ये क्वेश्चन आ सकता है 1572 में, और जॉन डॉन की मृत्यु कब हुई, तो 1631 ईस्वी में। और दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये किसके पाइनर थे, यानी किसके विशेषज्ञ थे। तो ये एक लिरिकल और सैटारिकल दोनों के विशेषज्ञ थे, जिनको मिलाकर मेटाफिजिकल कहा जाता है। यानी यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि जॉन डॉन जो थे वो किस प्रकार के पोएट थे। आपको ऑप्शन में एक मेटाफिजिकल मिल जाएगा, तो आपको ये मार्क आउट करना है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म लंदन में हुआ था, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। एंड इनका जन्म जो है वो किस समाज में हुआ था या किस फैमिली में हुआ था, तो इसका आंसर हो सकता है हमारे पास रोमन कैथोलिक फैमिली। अगला क्वेश्चन जो आ सकता है कि जॉन डॉन जो है वो किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे या किस यूनिवर्सिटी से अपनी हायर स्टडीज कर रहे थे, तो आंसर आ सकता है इसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। और अगला क्वेश्चन आ सकता है हमारे पास कि उन्हें ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी क्यों छोड़नी पड़ी, तो इसका आंसर हमारे पास होगा बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, अपने धर्म के कारण उनको वो यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ गई बिना डिग्री कंप्लीट किए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि उन्होंने किस चीज की पढ़ाई की, तो लॉ एंड थियोलॉजी, यहां पे हमारे पास ये आंसर हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ सकता है कि उन्होंने कितने एक्सपीडिशन, नेवल एक्सपीडिशन में पार्टिसिपेट किया, तो आंसर आएगा हमारे पास 2। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है कि उनको व्हाई वाज जॉन डॉन सेंट टू प्रिजन, जॉन डॉन को जेल क्यों हुई, तो इसका आंसर हो सकता है, इसका आंसर होगा सीक्रेटली मैरिंग हिज पैट्रन नीस, उन्होंने अपनी पैट्रन्स की नीस से बिना बताए शादी कर ली थी। अगला क्वेश्चन आ सकता है इन 1615 एट द एज ऑफ 42 उनका कितनी उम्र में जॉन डॉन ने ऑर्डिनेशन एक्सेप्ट किया था एंग्लिकन चर्च का, तो आंसर होगा 42 वर्ष की उम्र में। या फिर 42 वर्ष की उम्र में जॉन डॉन ने किस चीज का ऑर्डिनेशन एक्सेप्ट किया, तो उन्होंने ऑर्डिनेशन एक्सेप्ट किया था एंग्लिकन चर्च का। एंड इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास लास्ट वाले में आ सकता है कि जॉन डॉन ब्रोक कंप्लीटली विद द पैट्रिशियन ट्रेडिशन, जॉन डॉन ने किस ट्रेडिशन को ब्रेक किया था या किस ट्रेडिशन को फॉलो नहीं किया था, तो आंसर हमारे पास यहाँ हो सकता है पैट्रिशियन ट्रेडिशन। तो यहां से इतने एमसीक्यू आ सकते हैं। अब आगे देखते हैं। तो अगली लाइन में जॉन डॉन ये कहते हैं कि हिज लव पोएम यूज द लेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ साइंस एंड ज्योग्राफी, उनकी जो पोएम होती थी, उनकी जो प्यार भरी कविताएं होती थी, उनमें वो साइंस के जो नए नए खोज हैं या फिर भौगोलिक दृष्टिकोण से जो नए नए खोज किए गए हैं, उनका वो हमेशा जिक्र किया करते थे अपनी पोएम में। इसलिए टू हैमर होम अ पॉइंट एंड कंबाइन पैशन, जिससे कि उनके पोएम में एक नया जोश आता था, एक नया उत्साह आता था, विथ वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीजिंग। और साथ इससे क्या होता था, इससे वो कविता जो है वो सिर्फ वर्बली यानी सिर्फ बोलचाल या बोलने के लिए नहीं रह जाती थी, बल्कि उनमें इंटेलेक्चुअल टीजिंग होती थी, यानी कि उनसे वास्तविक यानी उनकी पोयम से वास्तविक ज्ञान भी मिलता था। Donne is well known for his songs and sonnet, satires and the elegy and the sermon. ये जो songs and sonnet, satires, elegy और sermon है, ये सारे एक पोएटिक डिवाइसेस है। पोएटिक डिवाइसेस का मतलब एक तरह से आप अलंकार समझ सकते हो। पोयम को अच्छा बनाने के लिए, पोयम को सुंदर बनाने के लिए हम लोग इन सब चीजों का प्रयोग करते हैं। तो इन सब पोएटिक डिवाइसेस के बारे में मैं आपको एक अलग से क्लास दे दूंगा, उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि जॉन डॉन जो थे वो बहुत ही फेमस थे अपनी सॉन्ग्स एंड सोनेट के लिए। सोनेट का मतलब होता है ऐसी कविता
जो कि 14 लाइन की हो। साथ ही साथ सटायर्स के लिए यानी व्यंग वाली कविताओं के लिए, और खासकर हास्य व्यंग यानी कि जिसमें हंसी के साथ साथ व्यंग भी किया जा रहा हो, उनके लिए फेमस थे। एंड एलिगीज, एलिगीज का मतलब होता है ऐसी पोयम जिसमें शोक मनाया जा रहा हो या जिसमें किसी की मृत्यु हो जाती है, उसे एलिगी कहते हैं। एंड सरमन, ऐसा पोयम जिसमें कुछ उपदेश दिया जा रहा है या कुछ एडवाइस दिया जा रहा हो। तो इन सभी चीजों के लिए जॉन डॉन बहुत ही फेमस थे। जेन्युइन पोएटिक फीलिंग्स, हार्श मीटर, स्ट्रेंथ एंड विस्मिकल इमेजेस कैरेक्टराइज ऑल हिज पोएटिक क्रिएशन। उनके जितने भी पोयम थे उन सभी पोयम में जेन्युइन पोएटिक फीलिंग्स यानी आपको सच्ची फीलिंग्स का अनुभव होगा, पोयम की सच्ची फीलिंग का अनुभव होगा। साथ ही साथ हार्श मीटर, उनके पोयम के जो शब्द आप देखोगे तो उन शब्दों में एक कठोरता नजर आएगी। साथ ही साथ स्ट्रेन यानी कि तनावपूर्ण शब्द आपको मिलेंगे। एंड विस्मिकल इमेजेस यानी सनकी टाइप के कैरेक्टर के इमेज आपको उनके पोयम में देखने को मिलेंगे। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपको उनके पोयम में देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से ये हमने जॉन डॉन के बारे में पढ़ा। इसमें क्या क्वेश्चन आ सकता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि जॉन डॉन किस चीज के लिए फेमस थे। तो जॉन डॉन सॉन्ग्स एंड सटायर्स, सॉन्ग्स एंड सॉनेट, सटायर्स, एलिगीज एंड सरमन, इन चारों के लिए फेमस थे। उसके बाद आपके पास ये भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि उनके पोयम में कौन कौन सी चीजें आपको दिखाई देती हैं। तो उनके पोयम में जेन्युइन पोएटिक फीलिंग्स, हार्श मीटर, स्ट्रेन एंड विस्मिकल इमेजेस, ये चार चीजें हमें उनके पोयम में दिखाई देती हैं। तो ये था हमारा जॉन डॉन के बारे में। अब मूव करते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें हम लोग स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो की पोयम को हम लोग पढ़ेंगे। तो इस पोयम के बारे में बता दूं मैं आपको कि ये पोयम जो है वो एक लव पोयम है, यानी इस पोयम में प्यार की बातें की गई है। और इसका पोयम का जो मेन थीम है वो लव एंड सेपरेशन है, यानी इसमें प्यार और बिछड़ने का गम, ये दोनों दिखाया गया है। इस पोयम में पोएट जो है वो अपनी प्रेमिका से या कहें तो अपनी वाइफ से, पोएट जो है वो जॉन डॉन है और उनकी प्रेमिका जो है उनका नाम है एनी मॉरे। तो पोएट जो है वो अपनी प्रेमिका से कुछ दिनों के लिए दूर जा रहे हैं, तो इस बात से उनकी वाइफ जो है वो दुखी है। और किस प्रकार से पोएट जो है वो अपनी वाइफ को मनाते हैं, तो इसके बारे में ये पोयम है। तो आइए चलिए इसको पढ़ते हैं। शुरू की 4 लाइनें हमसे ये कहती है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दीज, मेरी प्यारी प्रेमिका मैं दूर इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे ऊब चुका हूं। वियरनेस का मतलब होता है ऊब जाना। नॉट इन द होप, और ना ही इस आशा में जा रहा हूं, द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, कि मुझे इस दुनिया में तुमसे कोई बेहतर मिल जाएगा। मेरी प्यारी प्रेमिका मैं तुमसे दूर इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे ऊब चुका हूं, और ना ही इसलिए जा रहा हूं कि मुझे तुमसे कोई बेहतर इस दुनिया में मिल जाएगा। अगली 4 लाइनें, बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, क्योंकि हर किसी को एक ना एक दिन मर जाना है और मैं भी एक ना एक दिन जरूर मर जाऊंगा। सो दिस बेस्ट, तो ये मेरे लिए बेहतर होगा टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, कि मैं अपने आप का भरपूर प्रयोग कर लूं इन जेस्ट, ताकि कोई मेरी हंसी ना उड़ा सके। Thus by felt that to die, इसलिए मैं मरने का नाटक करने वाला हूं। मरने का नाटक कहने का मतलब है कि मैं जब तुमसे दूर जाऊंगा तो एक तरह से वो मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगा, तो एक तरह से मरना हो गया वो जब तक मैं तुम्हारे पास नहीं हूं। तो इन 4 लाइनों में पोएट जो है वो अपनी प्रेमिका को ये भी बताना चाहता है कि जब मैं कभी मर जाऊं, एक ना एक दिन तो मुझे मरना है, तो जब मैं मर जाऊंगा तो उस दिन तुम अकेली हो जाओगी, और जब तुम अकेली होगी तो तुम्हें बहुत दुख होगा। तो अभी मैं तुमसे दूर जा रहा हूं, तो दूर जाने पे तुम्हें फिर से दुख होगा, और कम से कम तुम्हें इस दुख का एहसास हो जाएगा। और इस कारण से जब मैं असली में मरूंगा तो उस समय तुम्हें मेरे ना रहने का एहसास या ना रहने का दुख
कम होगा। तो इन चार लाइनों में पोएट ये कहना चाहता है। अगली 4 लाइनें, यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस। अगली लाइनों में पोएट जो है वो अपना कंपैरिजन सन के साथ कर रहा है, यानी सूरज के साथ कर रहा है। यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, यहां पोएट कहता है कि कल रात सूरज जो है वो डूब गया था। हेंस, लेकिन फिर भी, येट इज हियर टुडे, लेकिन फिर भी वो आज सुबह उग के आ गया है। He had no desire, no sense, उसके पास ना ही तो कोई इच्छा थी आने की वापस और ना ही तो उसका कोई मकसद था। सूरज जो है वो कल रात में डूबा था, लेकिन आज फिर से सुबह वापस आ गया है और वो वापस आया है, उसकी वापस आने की इच्छा भी नहीं थी, उसका तो कोई इंतजार भी नहीं कर रहा था कि वो उसके लिए आ जाए, और ना ही कोई सेंस, यानी उसका कोई उसको कोई जरूरत थी आने की, लेकिन फिर भी वो आया। नॉर हाफ शो शॉर्ट अवे, और सूरज का जो रास्ता है वो इतना छोटा भी नहीं है जितना कि मेरा है। मैं तो जिस रास्ते पे जा रहा हूं वो सूरज के रास्ते से काफी छोटा है। तो इस तरह से पोएट ये कहना चाहता है कि सूरज के पास तो कोई आशा भी नहीं है, सूरज के पास तो कोई इच्छा भी नहीं है वापस आने की, तो लेकिन फिर भी वो आ गया, और मेरे पास तो इच्छा है, मेरा तुम इंतजार कर रही हो, तो मैं वापस क्यों नहीं आऊंगा। और दूसरी बात ये कि सूरज की जो जर्नी है, सूरज का जो रास्ता है वो काफी लंबा है, और मेरा रास्ता जो है वो सूरज के रास्ते का आधे से भी कम है, तो मैं क्यों नहीं वापस आऊंगा। Then fear not me, इसलिए मेरी चिंता मत करना या मेरे लिए मत घबराना। But believe that I shall make speedier journey since I take, बस इतना भरोसा रखना कि मैं जरूर वापस आऊंगा और मैं बहुत तेजी के साथ, बहुत जल्दी वापस आऊंगा। Since I take more wings and spawn than he, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे पास सूरज से ज्यादा इच्छाएं हैं, या सूरज से ज्यादा मेरे पास उम्मीदें हैं वापस आने की। मैं ज्यादा इच्छुक हूं, सूरज से ज्यादा इच्छुक हूं वापस आने के लिए। तो यहां फिर से वो अपनी तुलना सूरज के साथ कर रहा है। अगली लाइनों में, ओ फीबल इज मैन्स पावर। अगली जो लाइनें हैं उन लाइनों में पोएट जो है वो एक आदमी की क्षमता दिखाता है कि आदमी कितना कमजोर है या आदमी की क्षमता कितनी है। Oh how feeble is man's power that if good fortune fall. Oh how feeble, कितना कमजोर है, feeble मतलब कमजोर, कितना कमजोर है इंसान की ताकत, यानी इंसान की क्षमता जो है वो कितनी कम है। When that if a good fortune falls, कि जब इंसान की लाइफ में अच्छा समय आता है, इंसान इतना कमजोर है कि जब इंसान की लाइफ में अच्छा समय आता है, cannot add another hour, तो वो उन अच्छे पलों को और बढ़ा नहीं सकता, उसके पास इतनी ताकत नहीं है। nor a lost hour recall, और ना ही वो उसके पास इतनी क्षमता है कि वो बीते हुए समय को वापस फिर से ला सकता है। बट कम बैड चांसेस, लेकिन जब कभी इंसान की लाइफ में बुरा वक्त आता है, एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, तो इंसान क्या करता है, इंसान जो है उसको और बढ़ावा दे देता है। जब इंसान की लाइफ में बुरा समय आता है तो वो खुद ब खुद उसको और बढ़ावा दे देता है, उसको और ताकत प्रदान कर देता है, उसको और शक्ति प्रदान कर देता है। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, बुरे समय को हम खुद ब खुद उसके बारे में सोच सोच के और उसे लंबा कर देते हैं और उसे बढ़ा देते हैं। इट्स सेल्फ अस टू एडवांस, और इस तरह से हम उसे इतना बढ़ावा दे देते हैं उस बुरे समय को कि वो बुरा समय जो है वो हम पे हावी हो जाता है और वो काफी लंबे समय तक हमारे साथ रह जाता है। तो इन लाइनों में पोएट ये कहना चाहता है कि इंसान जो है वो इतना कमजोर है कि वो अपने अच्छे समय को बढ़ा तो नहीं सकता और अपने बीते हुए समय को वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन जब बुरा समय आता है
तो वो उसे खुद ब खुद बढ़ावा दे देता है और अपने बुरे समय को वो खुद ब खुद अपने ऊपर हावी होने को मजबूर कर देता है। तो अगली लाइन को हम पढ़ेंगे। तो अगली लाइन में पोएट ये कहते हैं कि when thou sigh not wind, जब तुम सांसें लेती हो या जब तुम आहें भरती हो तो तुम्हारी सांसों में सिर्फ हवा नहीं होती है, but sigh my soul away, उन सांसों में मेरी आत्मा होती है, मेरी आत्मा उन सांसों के द्वारा बाहर निकल रही होती है। when thou be unkindly kind, और अगर तुम मेरे जाने के बाद रोगे तो ये मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि माई लाइफ ब्लड डोथ डिके, मेरे जाने के बाद अगर तुम रोगी तो उससे मेरा जीवन और मेरे शरीर में बहने वाला रक्त है वो दोनों के दोनों खराब हो जाएंगे। यानी कहने का अर्थ है कि मेरे जाने के बाद यदि तुम मेरे जाने के बाद मेरी जाने का गम करोगी तो ये मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। It cannot be that thou love me as thou say, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जितना तुम कहती हो तुम उतना मुझसे प्यार नहीं करती हो। If in thine my life thou waste, और अगर ऐसा तुम करोगी यानी मेरे जाने के बाद अगर तुम रोगी तो इससे मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि thou art the best of me, क्योंकि तुम्हारी सांसों के अंदर मेरी आत्मा है और जब तुम रोगी तो मेरी आत्मा रोएगी और मेरा जीवन जो है वो बेकार हो जाएगा। तो यहाँ पे वो पोएट जो है अपनी वाइफ को समझाने की कोशिश कर रहा है कि मेरे जाने के बाद अगर तुम मेरा दुख मनाओगी या मेरा गम मनाओगी या मेरे बारे में अगर बुरा बुरा सोचोगी तो वो मेरी लाइफ के लिए अच्छा नहीं होगा, वो मेरी लाइफ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अगली लाइन में let not thy divining hurt, यहां शायद कुछ छूट गया है, नहीं ठीक है। let not thy divining hurt for think me any ill, divining का मतलब होता है पवित्र। let not, अपने इस पवित्र मन में, अपने इस पवित्र मन में for think me any ill, मेरे प्रति कोई बुरे विचार उत्पन्न मत होने दो। अपने इस पवित्र मन में मेरे खिलाफ कोई बुरे विचार, मेरे लिए कोई बुरे विचार मत सोचो कि मैं जाऊंगा तो रास्ते में मेरे साथ क्या होगा, कोई बुरे विचार मत सोचो मेरे लिए। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, अगर भगवान ने चाहा, अगर भाग्य में लिखा होगा तो ही हम लोग अलग होंगे। पार्ट का मतलब अलग होना, डेस्टिनी का मतलब भाग्य। अगर हमारे भाग्य में लिखा होगा तो ही हम लोग अलग होंगे। एंड मे दाई फियर फुलफिल, और अगर हमारे भाग्य में लिखा होगा या मेरे भाग्य में लिखा होगा तो ही तुम्हारा जो डर है वो पूरा होगा। तो अभी से अपने पवित्र मन को मेरे बारे में बुरा सोचने को मजबूर मत करो। बट थिंक दैट वी आर बट टर्न असाइड टू स्लीप, हाँ मुझे पता है कि मेरे जाने के बाद तुम्हें अकेलापन महसूस होगा, तुम्हें दुख होगा मेरे जाने का, बट थिंक दैट वी, लेकिन मेरे जाने के बाद तुम ऐसा सोचना कि हम लोग जो है वो एक ही साथ हैं, एक ही बिस्तर पर है, लेकिन हम दोनों ने अपने अपनी जो मुंह है वो एक दूसरे से अलग कर रखे हैं। मैं उस तरफ देख रहा हूं, सॉरी उस तरफ मैं मुंह करके सोया हुआ हूं और तुम इस तरफ मुंह करके सोई हुई हो। They who won another keep alive and are parted be, ऐसे लोग जो कि एक दूसरे के दिल में रहते हैं वो उन्हें चाह कर भी कभी कोई अलग नहीं कर सकता। तो यहाँ पे वो अपनी वाइफ को ये दिलासा दिलाना चाहता है कि अपने मन में मेरे प्रति कोई बुरे विचार उत्पन्न मत होने दो। अगर मेरे भाग्य में होगा तो ही हम लोग अलग होंगे। फिलहाल के लिए तुम ये सोचो कि मैं तुम्हारे बगल में ही सोया हूं, लेकिन मैं उस तरफ मुंह करके सोया हूं। और वे लोग जो कि एक दूसरे को दिलों में रहते हैं वो कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। तो यहां हमारा पोयम जो है वो खत्म होता है
और अब इस पोएम की कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस जो है वो मैं आपको बोल देता हूँ, आप लोग मार्क आउट कर लेना, जो कि काफी ज्यादा चांसेस होंगे कि यही लाइंस जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए आ जाएगा। तो पहली लाइन जो है वो है कि यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड येट इज हियर टुडे, ही हैथ नो डिजायर नो सेंस नॉर हाफ अ शॉर्ट वे। ये 4 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगली जो लाइन इंपॉर्टेंट है वो है, ओ हाउ फीबल अ मैन्स पावर दैट इफ गुड फॉर्च्यून फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर। ये इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद वाली लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल बट कम बैक चांसेस एंड वी ज्वाइन इट टू आवर स्ट्रेंथ एंड वी टीच इट आर्ट एंड लर्न इटसेल्फ अस टू एडवांस। तो ये मैंने आपको 4 करके 12 लाइनें बता दी। ये 12 लाइनें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से अगर इस पोएम में से एक्सप्लेन करने के लिए आएगा तो इन्हीं 12 लाइनों में से कोई 4 लाइनें आपको एक्सप्लेन करने के लिए देंगे। तो यहाँ पे हमारा पोएम एंड होता है और इस पोएम की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस पोएम की समरी का PDF और इस पोएम की जो इंपॉर्टेंट MCQ है आंसर्स के साथ आपको मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में अपने अगले पोएम के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियो में कुछ भी गलत लगा हो या मिसिंग लगा हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम अगले वीडियो में ठीक करने का प्रयास करेंगे।